आइए दोस्तों, आज जानते हैं आर्यभट्ट इनके बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उनका कार्यकाल 476 से लेकर 550 तक था। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में उन्होंने अपना जन्मस्थान कुसुमपुर और जन्मकाल शक संवत 398 लिखा है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के अशमक देश में हुआ था। उनके वैज्ञानिक कार्यों का समाधान राजधानी में ही हो सकता है। अतः उन्होंने लंबी यात्रा करके आधुनिक पटना के समीप कुसुमपुर में अवस्थित होकर राज सानिध्य में अपनी रचनाएं पूर्ण की। भारत के इतिहास में जिसे गुप्तकाल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। वहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। भारत में सबसे अधिक प्रभाव केरल प्रदेश की ज्योतिष परंपरा पर रहा। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने एक और गणित में पूर्वविद आर्किमिडीज से भी अधिक सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को निरूपित किया। तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया गया कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र के आजकल के उन्नत साधनों के बिना जो खोज की थी, यह उनकी महानता थी। कोपरनिकस 1473 से 1543 तक ने जो खोज की थी, उसकी खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। गोलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, तब वो समझता है कि अक्षर, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना है। इनके अनुसार एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 72 महायुग तथा एक चतुर्युग में सतयुग, द्वार, त्रेता और कलयुग समान कहा है। उन्होंने कहा है कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। मौजूदा ब्रह्मांड विज्ञान से अलग, जिसमें ग्रहों का कारक छद्म ग्रह निष्पन्द बिंदु राहु और केतु थे। उन्होंने ग्रहों को पृथ्वी द्वारा डाली जाने वाली और इस पर गिरने वाली छाया से संबंध बनाया था। इस प्रकार चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। चंद्रगोला और पृथ्वी की इस छाया के आकार और विस्तार से चर्चा की और फिर ग्रहण के दौरान ग्रहण वाले भाग का आकार और इसकी गणना। बाद के भारतीय खगोलविदों ने इन गणनाओं में सुधार किया, लेकिन आर्यभट्ट की विधियों ने प्रमुख सार प्रदान किया था। आर्यभट्ट ने सौरमंडल के एक भूकेंद्रीय मॉडल का वर्णन किया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा ग्रह चक्र द्वारा गति करते हैं, जो कि परिक्रमा करता है पृथ्वी की। इस मॉडल में जो पाया जाता है, पितामह सिद्धांत, प्रत्येक ग्रहों की गति 2 ग्रह चक्रों द्वारा नियंत्रित है, एक छोटा मध्य ग्रह चक्र और एक बड़ा शीघ्र ग्रह चक्र। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम इस प्रकार है: चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूरज, मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्र। ग्रहों की स्थिति और अवधि की गणना समान रूप से गति करते हुए बिंदुओं से सापेक्ष के रूप में की गई थी, जो बुध और शुक्र के मामले में जो पृथ्वी के चारों ओर औसत सूर्य के समान गति से घूमते हैं, और मंगल, बृहस्पति और शनि के मामले में जो राशि चक्र में पृथ्वी के चारों ओर अपने विशिष्ट गति से गति करते हैं। खगोल विज्ञान के अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार यह द्विग्रह चक्र वाला मॉडल टॉलेमी के पहले के ग्रीक खगोल विज्ञान के तत्वों को प्रदर्शित करता है। आर्यभट्ट के मॉडल के एक अन्य तत्व ग्रह का सूर्य के संबंध में बुनियादी ग्रह की अवधि को कुछ इतिहासकारों द्वारा एक अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल के चिन्ह में रूप में देखा जाता है। आर्यभट्टीय ग्रंथ को 4 पदों अथवा अध्यायों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला गीतिकवाद, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालक्रियापाद, चौथा गोलपाद। गीतिकपाद में समय की बड़ी इकाई, कल्प, मनवंतर, युग, जो प्रारंभिक ग्रंथों से अलग एक ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि लगत का वेदांत, ज्योतिष, जो एक एकचल छंद में प्रस्तुत है। एक महान युग के दौरान ग्रहों के परिभ्रमण के लिए 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है। दूसरा गणितपाद, इसमें क्षेत्रमिति, क्षेत्र व्यवहार, गणित और ज्यामितिक प्रगति, शंकु छाया, सरल, द्विपाद, युगपाद और निश्चित समीकरण का समावेश है। तीसरा कालक्रियापद, इसमें समय की विभिन्न इकाइयों और किसी दिए गए दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि, अधिक मास की गणना के विषय में अधिक मास, सप्ताह के दिनों के नामों के साथ एक 7 दिन का सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। चौथा गोलपाद, आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितिक त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांतिवृत्त, आकाशीय भूमध्य रेखा, असंधि, पृथ्वी के आकार, दिन और रात के कारण, क्षितिज पर राशि चक्रीय संकेतों को बढ़ाना आदि की विशेषताएं की गई है।
आर्यभट्ट ने त्रिकोण के क्षेत्रफल को भी बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबे के सात भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्ट ने बीजगणित में भी योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने वर्गों और घनों की श्रेणी के रोचक परिणाम प्रदान किए हैं। खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान प्रणाली औद्यायिक प्रणाली कहलाती है। श्रीलंका भूमध्य रेखा पर उदय भोर होने से दिनों की शुरुआत होती थी। खगोल विज्ञान पर उनके बाद के लेख जो सतही तौर पर एक द्वितीय मॉडल अर्ध रात्रि का मध्य रात्रि प्रस्तावित करते हैं खो गए हैं, परंतु इन्हें आंशिक रूप से ब्रह्मगुप्त के खंड खाद्य में हुई चर्चाओं से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। कुछ ग्रंथों में वे पृथ्वी के घूर्णन और आकाश की आभासी गति का परिणाम बताते हैं। सौर प्रणाली की गतियां। प्रतीत होता है कि आर्यभट्ट ये मानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी की परिक्रमा करती है। यह श्रीलंका को संदर्भित एक कथन से ज्ञात होता है जो तारों की गति का पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपेक्षित गति के रूप में वर्णन करता है। अगला छंद तारों और ग्रहों की गति को वास्तविक गति के रूप में वर्णित करता है। उनके उदय और अस्त होने का कारण इस तथ्य की वजह से है कि वो प्रोवेक्टर हवा द्वारा संचालित ग्रह और एस्टेरिस्म चक्र श्रीलंका में निरंतर पश्चिम की तरफ चलायमान रहते हैं। लंका यह भूमध्य रेखा पर एक संदर्भ बिंदु है जिसे खगोलीय गणना के लिए माध्यम रेखा के संदर्भ में समान मान के रूप में ले लिया गया था। आर्यभट्ट का दावा था कि पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है और उनके ग्रह संबंधी ग्रह चक्र मॉडल के कुछ तत्व उसी गति से घूमते हैं जिस गति से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इस प्रकार ऐसा सुझाव दिया जाता है कि आर्यभट्ट की संगणनाएं अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल पर आधारित थी जिसमें ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक समीक्षा में इस सूर्य केंद्रित व्याख्या का विस्तृत खंडन है। यह समीक्षा BL वॉन डर वॉर्डन की एक किताब का वर्णन इस प्रकार करती है। यह किताब भारतीय ग्रह सिद्धांत के विषय में अज्ञात है और यह आर्यभट्ट के प्रत्येक शब्द का सीधा तौर पर विरोध करता है। हालांकि कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि आर्यभट्ट की प्रणाली पूर्व के एक सूर्य केंद्रित मॉडल से उपजी थी जिसका ज्ञान उनको नहीं था। यह भी दावा किया गया है कि वे ग्रहों के मार्ग का अंडाकार मानते थे, हालांकि इसके लिए कोई भी प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गया है। हालांकि सामोस के एरिस्टाचुरस और कभी कभार पॉन्टस के हेराक्लिडस 4वीं शताब्दी को सूर्य केंद्रित सिद्धांत की जानकारी होने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में ज्ञात ग्रीक खगोलशास्त्र पोलिसा सिद्धांत संभवतः अलेक्जेंड्रिया के किसी पॉल द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। भारतीय खगोलीय परंपरा में आर्यभट्ट के कार्य का बड़ा प्रभाव था और अनुवाद के माध्यम से इन्होंने कई पड़ोसी संस्कृतियों को प्रभावित किया। इस्लामी स्वर्ण युग में दौरान इसका अरबी अनुवाद विशेष प्रभावशाली था। इनके कुछ परिणामों को अल ख्वारिज़मी द्वारा उद्भूत किया गया है और 10वीं सदी के अरबी विद्वान अल बिरूनी द्वारा उन्हें संदर्भित किया गया है, जिन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि आर्यभट्ट के अनुयायी मानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साइन कोसाइन के साथ ही वर्साइन की उनकी परिभाषा और विलोम साइन ने त्रिकोणमिति की उत्पत्ति को प्रभावित किया है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन और वर्साइन तालिकाओं को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 3.75 अंतरालों में 4 दशमलव स्थानों की सूक्ष्मता तक निर्मित किया है। वास्तव में साइन और कोसाइन के आधुनिक नाम आर्यभट्ट द्वारा प्रचलित जा और कोजा शब्दों के गलत अपभ्रंश उच्चारण है। उन्हें अरबी में जिबा और कोजिबा के रूप में उच्चारित किया गया था। फिर एक अरबी ज्यामिति पाठ के लैटिन में अनुवाद के दौरान क्रेमोना के जेरार्ड द्वारा उनकी गलत व्याख्या की गई। उन्होंने जिबा के लिए अरबी शब्द जेब लिया जिसका अर्थ है पोशाक में एक तह। एल साइंस। आर्यभट्ट की खगोलीय गणना की विधियां भी बहुत प्रभावशाली थी। त्रिकोणमितिक तालिकाओं के साथ वे इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी और उनके अरबी खगोलीय तालिकाओं की गणना के लिए इस्तेमाल की जाती थी। विशेष रूप से अरबी स्पेन और वैज्ञानिक अल झकारली 11वीं सदी के कार्यों में पाई जाने वाली खगोलीय तालिकाओं का लैटिन में तोलेडो की तालिकाओं 12वीं सदी के रूप में अनुवाद किया गया और ये यूरोप में सदियों तक सर्वाधिक सूक्ष्म पंचांग के रूप में इस्तेमाल में रही। आर्यभट्ट और उनके अनुयायी द्वारा की गई तिथि गणना पंचांग अथवा हिंदू तिथिप्रत निर्धारण के व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भारत में निरंतर इस्तेमाल में रही है। इन्हें इस्लामी दुनिया को भी प्रेषित किया गया जहां इनसे जलाली तिथि पत्र का आधार तैयार किया गया जिसे 1073 में उखर खयाम सहित कुछ खगोलविदों ने प्रस्तुत किया, जिसके संस्करण 1950 में संशोधित आज ईरान और अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में है। जलाली तिथि पत्र अपनी तिथियों का आंकलन वास्तविक और पारगमन के आधार पर करता है जैसा आर्यभट्ट और प्रारंभिक सिद्धांत कैलेंडर में था। इस प्रकार के तिथि पत्र में तिथियों की गणना के लिए एक पंचांग की आवश्यकता होती है। यद्यपि तिथियों की गणना करना कठिन था, पर जलाली तिथि पत्र में ग्रेगोरी तिथि पत्र में
कम मौसमी त्रुटियां थी। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को उनका नाम दिया गया। चंद्र खड्ड आर्यभट्ट का नाम उनके सम्मान स्वरूप रखा गया है। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए भारत में नैनीताल के निकट एक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ARIS रखा गया है। अंतरविद्यालयीय आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता उनके नाम पर है। बेसिलस आर्यभट्ट इसरो के वैज्ञानिक द्वारा 2009 में खोजी एक बैक्टीरिया की प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया है।